करे करो। हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फैमिली टेकपुर। हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फैमिली टेकपुर। मैं दीपा आप सभी के आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जामपुर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं भाई आप सभी? जल्दी से आ जाइए एक बार सभी बच्चे, जल्दी से आओ भाई। जैसे मैंने आप लोगों से पूछा था कि मुझे आप बताइए कि कल आप लोगों का क्या क्या लूं, तो काफी बच्चों का था कि बच्चों ने क्लास में ही बोला था कि मैडम मॉक टेस्ट और ले लीजिए, एक टेस्ट और ले लीजिए भाई। तो आज एक टेस्ट आपका और लेंगे ताकि आपको पता चल जाए। लेकिन भाई मैंने कहा था टॉपिक नहीं बताऊंगी, तो टॉपिक का आपके लिए क्या रहेगा, सरप्राइज रहेगा। तो भाई आज का जो आपका टॉपिक रहेगा आपको चलो अब बता देती हूँ, क्योंकि अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है। M&I के विद्युत मापन यंत्र के कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो आप लोगों को ये चैप्टर मैं करवा चुकी हूँ, तो अब ये देखना है मुझे कि कितना आप लोगों ने स्टैंड बाय किया, अब आप लोगों को कितना उसमें आप लोगों ने सीखा। और कुछ टॉपिक तो मैंने आपको फुल डिटेल में भी करवाए थे, तो उनके भी क्वेश्चंस यहां पर मैंने लगाने की कोशिश की है। तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे आ जाओगे ताकि हम आपके एक पावर पैक सेशन की कर सके शुरुआत। चलिए जल्दी से आइए भाई सभी बच्चे, बहुत बढ़िया। चलो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा रही हूं भाई, फटाफट से आंसर देंगे। क्या कहता है कि 75 ओम का प्रतिरोध है, गैल्वेनोमीटर के शंट में जोड़ा जाता है, जिससे कि 25 ओम का आंतरिक प्रतिरोध होता है इसे एक एमीटर में बदलने के लिए। यानी कि सबसे पहले एक न्यूमेरिकल आ गया, गैल्वेनोमीटर को आपको एक गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है, गैल्वेनोमीटर को आपको एमीटर में बदलना है, यानी कि रेंज एक्सटेंशन का क्वेश्चन आप कह सकते हो। ठीक है जी, रेंज एक्सटेंशन करनी है, उसमें क्या करना है, एमीटर की। अच्छा जी, शंट में रेजिस्टेंस कह रहा है जोड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस 25 ओम की है। गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा का मान क्या होगा यदि सर्किट में कुल धारा आपकी 5 एम्पियर की है, जल्दी से बता देंगे। देखो इस तरीके से देख सकते हो, ये आपका कोई गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ पैरेलल में आपको रेजिस्टेंस जोड़नी है, ये है तुम्हारी RSH। ठीक है जी, ये तुम्हें जोड़नी है पैरेलल में, ठीक है। और तुम्हें इसमें से क्या कहता है, ये तुम्हारी सप्लाई वोल्टेज तुम्हें कुछ उसने जोड़ दी। अच्छा, कह रहा है 75 ओम का प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर, यानी कि इस RSH की वैल्यू भी दे रहा है 75 ओम। ठीक है मैडम, क्वेश्चन अच्छा है, रेंज एक्सटेंशन नहीं कर रहा, थोड़ा सा रेंज एक्सटेंशन से ही क्वेश्चन है। ठीक है जी, बस थोड़ा सा घुमा के। गैल्वेनोमीटर से बहने वाली धारा, यानी कि इस करंट की वैल्यू को तुम्हें बताना है, जबकि कहता है यह सर्किट की कुल धारा, ये जो वैल्यू है ये आपकी कितनी है, 5 एम्पियर। कुल धारा उसने बोल दिया ना 5 एम्पियर। अच्छा जी, फिर कहता है कि आपका 25 ओम का इंटरनल, यानी कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो आपकी कितनी है, 25 ओम की है जी, 25 ओम की है। क्वेश्चन अगर देखोगे, सिंपल रेंज एक्सटेंशन का ट्रिक अगर याद ना भी हो, रेंज एक्सटेंशन वाला कॉन्सेप्ट याद ना हो, तब भी नहीं घबराना। सिर्फ इतना कर सकते हो कि भाई आपको यहां पर क्या करना है, आपको करंट डिवाइड रूल लगा देना है। क्या करना है, करंट डिवाइड रूल। ये टोटल करंट मैंने मान लिया, ये आपका मीटर का करंट मैंने माना IM है, ये मेरा क्या है, मीटर का करंट है भाई। तो अब सिंपल सी बात है, आपका करंट डिवाइड रूल यहां पर आया, ये टोटल करंट आया, यहां पे ये दो हिस्सों में बट गया, IM और ये आपका ISH कह दिया मैंने, मान लीजिए। तो अब आपको क्या कहता है, ये मीटर करंट बता देना है बच्चा। पहले क्वेश्चन में ही हमने न्यूमेरिकल लगा दिया। तो यहां पर अगर हम इसको सोल्व करें तो मेरा ये क्या बनेगा भाई, ये मीटर करंट मेरा क्या बनता है, करंट डिवाइड रूल आपको पता होना चाहिए। क्या कहता है, ये 25 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस तुम्हें निकालना है, बटे में शंट है, तो करंट डिवाइड में अपोजिट रेजिस्टेंस आती है ऊपर, यानी कि RSH, टोटल दोनों का योग RM प्लस में RSH आ जाएगा। M ले लो या G ले लो, गैल्वेनोमीटर एक ही बात है। और क्या करोगे, कुल टोटल करंट से गुणा,
ठीक है जी। सिंपल करंट डिवाइड रूल लगा दो तब भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आईएम निकालना है। आईएम के लिए आरएसएच देखो सीधा सीधा दी हुई है तुम्हें कितनी, 75। ठीक है भाई, 25 और 75 ये कितनी हो गई, 100 हो गई यहाँ पे। और आई की वैल्यू आपकी 5 गिवन थी भाई। इससे सरल क्वेश्चन क्या लोगे, इससे इजी क्वेश्चन क्या लोगे, 75 गुणा 5 कर दो और 100 से भाग कर दीजिए। 75 गुणा 5, 75 पंजे कितना होगा, 375। तो भाई 100 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा आपका, सीधा सीधा आएगा मेरा 3.75 ओम। क्या जा रहा है भाई, 3.75 ओम। ऑप्शन नंबर डी जो है यहां पर क्या बनता है भाई, सीधा सीधा सही जवाब। सॉरी, एम्पियर में आएगा भाई, करंट है ना। क्लियर हो गया सभी को। चले अगले क्वेश्चन पे। जिसका सही क्वेश्चन अपने आप को दे दो 1 नंबर, जिसका गलत उसको वो काट लो अपना 0.25। और एक चीज आपको एक बता दूं, आप लोग तो ये सोच रहे हो कि मैडम एक क्वेश्चन गलत हुआ 0.25 कटेगा, लेकिन आपको बता दूं भाई 1 नंबर तो यहां पर डबल जाएगा। क्वेश्चन तो एक गलत हुआ लेकिन वो आपका साथ में 0.75 और भी 0.25 सॉरी और भी लेकर गया। दे दो जल्दी से सेकंड क्वेश्चन का आंसर, हलवा क्वेश्चन जिसे कहते हैं। कहता है इंसुलेशन प्रतिरोध की माप के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए किसका यूज करेंगे, आंसर कर दें जल्दी से। आसान क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला, बताएं भाई। ये तो मैंने करवाया भी हुआ है, रिपीट क्वेश्चन है, पहले बता दूं। अच्छा, क्या कहता है, बिल्कुल सही। इंसुलेशन के लिए भाई मैगर का यूज किया जाता है। वाट मीटर पावर मापेगा, एमीटर करंट मापेगा, वोल्ट मीटर वोल्टेज मापेगा। मैगर आपकी हाई रेजिस्टेंस या इंसुलेशन रेजिस्टेंस या फिर इसकी जगह अर्थ रेजिस्टेंस भी कह सकता था, उसको भी मापता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पर क्या जाएगा बेटा, बिल्कुल सही जवाब जाएगा। ये तो होपफुली सभी का सही होगा। अगले पर और आओ, दे जरा अगले का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सभी बच्चे भाग दौड़ के सही सही जवाब दे दो। दीजिए भाई दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। जल्दी आंसर दो भाई। क्वेश्चन आपको इसमें से ये बताना है कि कौन सा कथन पीएमएमसी के बारे में सही नहीं है। पीएमएमसी के बारे में सही नहीं है ये बताना है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के लिए इनमें से कौन सा आपका सही नहीं है। पीएमएमसी के लिए जल्दी जल्दी जल्दी, चारों स्टेटमेंट पढ़ के आंसर दो। कहता है पीएमएमसी प्रकार के उपकरणों में समान रूप से विभाजित होता है भाई, यानी कि उनका स्केल जो है वो कह रहा है कि समान रूप से विभाजित होता है। दूसरा कह रहा है कि ये उपकरण एसी डीसी दोनों की धाराओं के लिए उपयुक्त है। फिर कह रहा है कि इस प्रकार के उपकरणों में आवारा चुंबकीय त्रुटियां छोटी होती है। आवारा का मतलब स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कह रहा है भाई। फिर कह रहा है कि पीएमएमसी उपकरणों की अधिक लागत है। पीएमएमसी उपकरणों की लागत अधिक है, बताएं जरा भाई।
बताओ, बताइए जल्दी से बताइए भाई आंसर। पीएमएमसी आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, सही है भाई ये। अच्छा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, इसका स्केल जो है वो लीनियर होता है, यूनिफॉर्म होता है। फिर कह रहा है स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट, गलत है भाई, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम ही होता है एज कंपेयर टू एमआई के, ये भी सही है। इनकी लागत अधिक है, मैं एमआई की तुलना में, बिल्कुल है भाई, ये भी सही है। इसमें क्या कह रहा है कि ये उपकरण एसी डीसी दोनों के लिए उपयुक्त है, ये गलत है भाई, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए पीएमएमसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट जो है वो मात्र किस पे काम करते हैं भाई मैडम, मात्र काम करते हैं आपके डीसी पर। एसी डीसी पर जो दोनों काम करते हैं वो होते हैं एमआई। तो उसने बोला था कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भाई, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट यहां पर क्या है, गलत है। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से अगले पर आ जाएंगे। दो भाई जवाब दीजिए जल्दी से आंसर अगले क्वेश्चन का, थोड़ा सा पढ़ के। दीजिए भाई, दीजिए जल्दी से आंसर दीजिए। हालांकि आपको बता दूं कौन सा कह रहा है, 1 ओम से नीचे की वैल्यू मेजर करता है। कौन सा ब्रिज आपका 1 ओम से नीचे की वैल्यू मेजर करता है, केल्विन, डबल वायर ब्रिज, मैगर, मल्टीमीटर, व्हीटस्टोन। आपको बता दूं ये चारों ही मल्टीमीटर, इवन इंक्लूडिंग मल्टीमीटर, चारों जो है इन चारों से हम रेजिस्टेंस माप सकते हैं। जबकि मैगर आपको पता होना चाहिए, मैगर क्या भाई, हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस मापता है। हाई वैल्यू अभी हमने किया। मल्टीमीटर आपकी, अगर भाई यहां पर, हालांकि मल्टीमीटर का यूज लो वैल्यू रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हो सकता है, लेकिन यहां पे इसने क्या बोला, 1 ओम से नीचे के मूल्य, यानी कि आपकी बिलो, वो वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। तो भाई केल्विन डबल वायर ब्रिज, केल्विन स्लाइड वायर ब्रिज भी इसको कहा जाता है, केल्विन डबल वायर ब्रिज का यूज बिल्कुल सही दे रहे हैं आप, यूज करेंगे। व्हीटस्टोन का आपका मीडियम रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, आप लोगों ने बहुत कॉमन सुना होगा व्हीटस्टोन, जिसमें P/Q इक्वल टू R/S लेते हो। आपको बता दूं ये आपकी 1 से 100 ओम तक की रेजिस्टेंस, जो प्रैक्टिकल रेजिस्टेंसेस यूज की जाती है उनके मापन के लिए, उनकी वैल्यू को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का भी हमारा सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन पे भाई, फटाफट से थोड़ा सा बताएं जरा कि आपकी निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा मल्टीमीटर के यूज से नहीं मापी जा सकती। मल्टीमीटर का यूज करके कौन सी वैल्यू नहीं माप सकते हो, ये बताना है। जल्दी जल्दी जवाब दो भाई। कौन सी मात्रा मल्टीमीटर के उपयोग से नहीं मापी जा सकती। एसी वोल्टेज,
डीसी करंट, अवस्था कोण यानी कि अगर भाई इंग्लिश में, इसीलिए कहती हूं तुम लोगों के चक्कर में ये हिंदी लानी पड़ती है, लेकिन इसलिए बोलती हूं टेक्निकल को हिंदी की बजाय इंग्लिश में ज्यादा किया करो, अच्छा रहेगा। फेज एंगल या आपका प्रतिरोध, अब बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है यहां पर सही भी है। आपकी एसी वोल्टेज होता या आपकी डीसी वोल्टेज दोनों मापी जाती हैं, एसी करंट भी और डीसी करंट भी हमारे मल्टीमीटर से मापा जाता है, रेजिस्टेंस तो है ही है। फेज एंगल जो फाई आप दिखाते हो भाई, वोल्टेज और करंट के बीच का जो कोण है वो नहीं मापा जा सकता, उसके लिए फेज एंगल, फेज मीटर आपको अलग से यूज करने पड़ते हैं। तो थर्ड इसका जो भी क्वेश्चन नंबर हो देख लीजिएगा, उसका भी सही जवाब गया ऑप्शन नंबर सी। फटाफट से आगे बढ़े, दीजिए भाई जल्दी से आंसर। ये थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, लेकिन एक बार अगर मैं इसीलिए बार बार साइड हो जाती हूं भाई, अगर आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। दो भाई दो, जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट से। क्या बात भाई, गलत जवाब क्यों दे रहे हो? क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री जब सीआरओ की को देखने की सतह के रूप में उपयोग की जाती है तो एक नीली चमक देती है? एक नीली चमक कौन सी देती है? जिंक जस्ता के साथ जस्ता सल्फाइड तांबे के रूप में, या जिंक सल्फाइड चांदी के साथ अशुद्धता के रूप में, या फिर यित्रिम ऑक्साइड, या फिर प्योर जिंक सल्फाइड? जल्दी से बता देंगे सभी बच्चे, जल्दी से आंसर दो भाई। नीली चमक कौन देता है भाई? आपको याद ना हो बता दूं, जिंक सल्फाइड आपका चांदी के साथ अशुद्धता, जिंक सल्फाइड को अगर जिंक सल्फाइड की सिल्वर कोटिंग और उस पे आपने क्या कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी, हालांकि नो डाउट अब आपका ये जो इम्प्योरिटी यहां पर उसने बोला है ना भाई, ये इम्प्योरिटी ही मेन इंग्रेडिएंट होता है, वो कि आपकी फास्फोरस के कलर। ठीक है भाई, आपको चारों की बात बता दूं, इसकी जगह पर अगर आपको इसकी जगह पर यहां पर क्या देता, ये पूछा था उसने नीली चमक यानी कि ब्लूइश ग्लो पूछा था। अगर यहां पर जो दिया हुआ है जस्ता के साथ जस्ता सल्फाइड तांबे के रूप में, अगर आपको तांबे के रूप में ये पूछता तो आपको इसके साथ मिलती है हमारी ग्रीनिश, हरे रंग का ग्लो, ग्रीनिश ग्लो हमारा मिलता है, आपको बता दूं भाई। और इसके साथ नेक्स्ट आपको बता दूं यिट्रिम ऑक्साइड, जो यिट्रिम ऑक्साइड आपको यहां पर दिया हुआ है तीसरा, ये यिट्रिम ऑक्साइड जो है वो हमें लाल रंग का, रेडिश, यिट्रिम ऑक्साइड जो है वो हमें क्या देता है? लाल रंग का कलर देता है, लाल रंग का ग्लो देता है, याद रखिएगा। इसके अलावा आपको बता दूं, शुद्ध जिंक सल्फाइड का यूज, अब आप कहोगे मैडम ये भी बता दो, शुद्ध जिंक सल्फाइड का यूज नहीं किया जाता। इसके अलावा एक दो कलर और भी है, नॉलेज के लिए लिख लीजिएगा। जैसे ये यित्रिम ऑक्साइड है, ऐसे ही आपका यित्रिम सिलिकेट भी है भाई। कौन सा? यित्रिम सिलिकेट का भी यूज किया जाता है, यित्रिम सिलिकेट। और यित्रिम सिलिकेट अगर करोगे तो ये कलर से क्वेश्चन मिलता है भाई कई बारी, तो इसके लिए आपको कौन सा कलर मिलेगा? पर्पल ब्लू कलर का, पर्पल ब्लू कलर की आपको ग्लो नजर आएगा। कैसा? पर्पल ग्लो, याद रखेंगे भाई। क्लियर हो गया? चलिए ये सारे कलर नोट कर लेना कि आपको कौन कौन से बताए।
जिंक ऑक्साइड, प्योर जिंक ऑक्साइड का यूज नहीं किया जाता क्योंकि वो हमारा नहीं यूज में आता। उसके बाद दूसरे जो है जिंक सल्फाइड के साथ कई कई कलर की मिक्सिंग की जाती है। जिंक सल्फाइड के साथ आपने अगर सिल्वर की मिक्सिंग की और इंप्योरिटी तो चलो है ही, सिल्वर के साथ इंप्योरिटी अगर आपने मिक्स की तो क्या मिलेगा, याद रखना आपको, नीला रंग। अगर जिंक सल्फेट के साथ आपने कॉपर की मिक्सिंग की तो आपको मिलेगा कैसा, आपका ग्रीन, हरा रंग। और यित्रिम ऑक्साइड आपको देगा कैसा, यित्रिम ऑक्साइड देगा लाल रंग, और यित्रिम सिलिकेट जो देगा वो देगा आपको पर्पल ब्लू कलर। चारों याद रख लेंगे भाई, रिपीट भी कर दिए। जल्दी से अगले प्रश्न पर आ जाइए। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर कर दें जल्दी से। जिन बच्चों के जवाब गलत आ रहे हैं ना, अब जिन बच्चों के इन क्वेश्चनों के जवाब गलत आ रहे हैं, मुझे अच्छे से ध्यान है, जब मैंने मेजरमेंट तुम्हें डिटेल में करवाया था ना, कुछ कुछ टॉपिक जब मैं कहती थी ना कि बच्चा आपको किसी टॉपिक में अगर डाउट हो ना तो पूछ लीजिएगा, मैं वो पूरा टॉपिक डिटेल में करवा दूंगी। तब बच्चे कहते थे नहीं मैडम ऑब्जेक्टिव करवाओ, ABCD कराओ। पता चल गया अब ABCD कितना लाई कर रहे हो। दीजिए जल्दी से आंसर अगले क्वेश्चन का भाई, एनर्जी मीटर का क्वेश्चन है। साइड हो गई हूं, आंसर क्वेश्चन पढ़ो और जल्दी से आंसर दे दो। दीजिए भाई आंसर जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरण प्रकार ऊर्जा मीटर में गति त्रुटि का कारण है? गति त्रुटि यानी कि स्पीड एरर का कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्पीड एरर किसकी वजह से आते हैं? ब्रेक मैग्नेट की गलत स्थिति, शेडिंग बैंड की स्थिति, या एल्यूमिनियम डिस्क की धीमी निरंतर लेकिन निरंतर रोटेशन, या फिर तापमान में बदलाव? तापमान में बदलाव। बताएं बताएं जल्दी से। कईयों का तो सही भी आ रहा है और कईयों का गलत भी आ रहा है भाई। जल्दी आंसर दीजिए। बिल्कुल सही है, ब्रेक मैग्नेट की गलत स्थिति। आपको बता दूं, अगर आपने ब्रेक मैग्नेट को लगाया कहां जाता है? ब्रेक मैग्नेट को आपकी जो रोटेटिंग डिस्क है, जो आपकी घूमती हुई चकती है, उस रोटेटिंग डिस्क के किनारे पर लगाया जाता है। आपको बता दूं, यदि आपने वो डिस्क आपने किनारे पर तो लगानी है, यदि आपने वो डिस्क बहुत ज्यादा दूर कर दोगे तो आपकी डिस्क जो है वो बहुत ज्यादा रोटेट करेगी। ध्यान से सुनना कि ये जो आप अपनी जो रोटेटिंग डिस्क है, इस रोटेटिंग डिस्क के यहां पर ऐसे देखा होगा तुमने, इस तरीके से यहां पर किनारे पर लगी होती है भाई एक आपकी ब्रेक मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट होती है। ये मैग्नेट आपकी यूज की जाती है। और आपको बता दूं, यदि इसको ये भी फिक्स है कि हमेशा ये रोटेटिंग डिस्क के एज पर होती है, इसको हम इसकी पोजीशन को आगे पीछे कर सकते हैं। यदि तुमने इसको बहुत पीछे कर दिया तो भाई आपकी स्पीड एरर बहुत ज्यादा हो जाएंगे। स्पीड एरर क्या होंगे? बहुत ज्यादा, कि आपकी ब्रेक ये जो डिस्क है बेचारी रुक ही नहीं पाएगी। और यदि आपने बहुत पास लगा दिया भाई, यहां पर लगा दी तो भाई इस पोजीशन पर लगा दिया तो भाई वो बहुत जल्दी रुक जाएगी, जाम ही हो जाएगी बेचारी, घूमेगी ही नहीं, रीडिंग ही नहीं आएंगी। ये मत कहना मैडम हमारे लिए तो अच्छा है। तो भाई हमारी ब्रेक मैग्नेट की गलत स्थिति से रोटेशन हमारी इसकी बर्बाद हो सकती है। और आपको बता दूं, ये जो एल्यूमिनियम डिस्क की धीमी लेकिन लगातार, ये हमारा किसका? क्रीपिंग। आपने सुना होगा
बताया भी था मैंने, क्रीपिंग बहुत कॉमन सा दोष है आपका जो इसमें यूज किया जाता है, याद रखेंगे। और शेडिंग बैंड की पोजीशन अगर गलत हो जाए तो इसकी वजह से कौन से एरर आते हैं, बताना जरा। एक अगला क्वेश्चन यहीं पे जवाब दें। शेडिंग बैंड की अगर पोजीशन आपने गलत रख दी, कॉपर के बने छायांकन बैंड होते हैं, यदि आपने उसकी पोजीशन को गलत कर दिया तो इसकी वजह से कौन से एरर आएंगे, बताया था भाई। याद हो तो जल्दी से आंसर दे फटाफट से। बिल्कुल सही, फेज एरर। फेज एरर भाई सीधी सी बात है, क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपको बताया था कि ये कॉपर के शेडेड बैंड किस लिए यूज किए जाते हैं। कॉपर के शेडेड बैंड यूज किए जाते हैं आपकी जो एल्यूमिनियम डिस्क है, उस एल्यूमिनियम डिस्क में उस जो आपकी वोल्टेज और करंट के बीच का जो कोण है, वोल्टेज आपकी जो ऊपर वाली मैग्नेट थी उसके ऊपर लगाए जाते हैं, उसकी सेंट्रल लिंब पे, ये भी बताया था, शंट मैग्नेट जिसको कहते हो। यानी कि आपकी उसको क्या करने के लिए, आपकी वोल्टेज को करंट से बिल्कुल 90 डिग्री, अगर तुमने बिल्कुल सटीक पोजीशन रख दी तो एग्जैक्ट 90 डिग्री बनेगा, और अगर एग्जैक्ट 90 नहीं तो उसकी इन कॉपर शेडेड बैंड की पोजीशन को सेट करके हमारे वोल्टेज और करंट में आने वाले कोण में कमियों को दूर किया जा सकता है। तो यानी कि फेज एरर, कॉपर के शेडेड बैंड, याद रखिएगा सारे के सारे। जल्दी से अगले का और आंसर दे दें। कौन सा पुल अज्ञात प्रतिरोध के माप के लिए सबसे उपयुक्त है? अननोन वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस किस ब्रिज से मेजर की जाती है? अननोन वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आपकी किस ब्रिज से मेजर की जा सकती है? जल्दी से आंसर दें। अननोन वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड बाय विच? जल्दी। कौन सा पुल अज्ञात? हाय हाय, ये मत देखना हाय भाई, हेज ब्रिज, ठीक है, हेज ब्रिज, एंडरसन ब्रिज, वीन्स ब्रिज या फिर व्हीट स्टोन ब्रिज। रेजिस्टेंस मेजर का एक ही आपको यहां पर दिया हुआ है, बिल्कुल सही है, जो व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज किया जाता है। हेज ब्रिज, एंडरसन ब्रिज, ये दोनों क्या करते हैं? एल की वैल्यू यानी कि किसी कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस को मेजर करते हैं, याद रखिएगा। जल्दी से अगले पर आते हैं, ठीक है जी। ओहो ओहो, हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। अच्छा अभी ऊपर और भी है, पहले ये दो फिर आपको आगे बताऊंगी, दीजिए जल्दी से। 2, 4, 1 या फिर 10, बताएं जल्दी से। क्या कहते हैं? 1 वोल्ट मीटर की पूर्ण पैमाने पर विक्षेपण के लिए आवश्यक धारा, धारा है ये, वर्तमान मत लिखना भाई, ये धारा, आवश्यक धारा मिली एम्पियर में उसका मान बताना है, जबकि वोल्ट मीटर की संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी आपको कितनी दी हुई है? 125 ओम पर वोल्ट की, 125 ओम पर वोल्ट दी हुई है। बताइए जल्दी से आंसर। दीजिए जल्दी से अगले का आंसर। भाई आपको पता होना चाहिए सेंसिटिविटी क्या होती है? टोटल रेजिस्टेंस, किसी भी वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी यहां पर आपको पता होना चाहिए, यूनिट से भी पता चलता है, मैं बार बार बताती हूं, ओम पर वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस बटे में वोल्टेज, यानी कि और रेजिस्टेंस बटे वोल्टेज। अगर आप देखो, आप सभी जानते हो V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, तो यहां से V बाय आई क्या बन जाएगा? या रेजिस्टेंस की फॉर्म में अगर निकालो तो, रेजिस्टेंस की फॉर्म में अगर निकालो, रेजिस्टेंस
बटे वोल्टेज यानी कि 1 बटे करंट। तो यानी कि सेंसिटिविटी क्या हो गई, 1 बटे करंट, और ये करंट कौन सा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। और यही तुम्हें कहा था उसने निकालने को, सेंसिटिविटी गिवन है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट निकालना है। तो IFSD कैसे निकल जाएगा, 1 बटे 125। सोल्व कर दो, आंसर बता दो फटाफट। इसका भी मत कहना मैडम जी आंसर बताओ। जीरो, बिल्कुल सही। यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं किसी में भी नहीं आएगा, 0.08 के करीब का आपका आंसर आएगा वो। लेकिन ये जो आंसर आएगा ये आपका किस में, एम्पियर में है जी। ये किस में है, एम्पियर में, क्योंकि ओम पर वोल्ट थी, आपको निकालना है मिली एम्पियर में। किसमें, मिली एम्पियर में निकालना है भाई। तो ये आपका लगभग 1 ओम के करीब का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा जी। ठीक है भाई, अप्रोक्स होगा, एग्जैक्ट नहीं कह रही मैं, अप्रोक्स कह रही हूं भाई। ठीक है, चलिए मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसका आंसर करें, सोच के आंसर करना भाई, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। जल्दी जल्दी जल्दी, क्वेश्चन अच्छा है, पहले बता दूं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का रिकॉर्डिंग उपकरण है। रिकॉर्डिंग, याद करना, रिकॉर्डिंग जो हम भी कर रहे हैं भाई, रिकॉर्डिंग उपकरण इनमें से कौन सा है, जल्दी आंसर करें। रिकॉर्डिंग उपकरण, एमीटर, मैगर, XY प्लॉटर, वोल्ट मीटर। वाह, बहुत से बच्चे जा रहे हैं मैडम जी एमीटर, डूब के मर जाओ। मैगर भी, एक चीज बता दूं, एमीटर वोल्ट, एमीटर नहीं है तो वोल्ट मीटर वैसे नहीं होगा, और मैगर भी इन्हीं के तरीके का है। रिकॉर्डिंग बोला था बेटा, ये तीनों जो है ना, ये तीनों आपके इंडिकेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं भाई। इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग का आपको पता ही होना चाहिए कि जो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन को रिकॉर्ड करके तुम्हें दे, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको वैल्यूज मेजर करके दे, आपका XY प्लॉटर। बिल्कुल सही है। यहां पे आप कहोगे मैडम ये तो कोई डिवाइस नहीं होता भाई, आपको बता दूं जो आपके जितने भी आपके स्क्रीन होती है वो आपकी ये X और Y की फॉर्म में ही होती है। तो उसने स्क्रीन का नाम दे दिया, इसमें गलत क्या किया भाई। हलवा क्वेश्चन था, हलवा, बस दिमाग लगाना था। चलो एक और देखो जरा, फ्रीक्वेंसी मापने के लिए किसका यूज किया जाता है। फ्रीक्वेंसी मापने के लिए किस ब्रिज का उपयोग किया जाता है, जल्दी से आंसर करेंगे। जल्दी से बताएं। फ्रीक्वेंसी मापने के लिए अभी बताया था, एंडरसन क्या करता है, एल मापता है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है वैसे तो। डिशॉर्ट की ब्रिज आपकी कैपेसिटेंस मापता है भाई, डिशॉर्ट की, और साथ में तुम्हारा डिशॉर्ट की ब्रिज क्या करता है, कैपेसिटेंस मेजर करता है, पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद ओन्स ब्रिज, ओन्स ब्रिज भी आपकी इंडक्टेंस मेजर करता है। तो बच कौन सा गया मैडम, आपका वेन्स ब्रिज। वेन्स, फ्रीक्वेंसी मेजर के लिए कौन सा भाई, बिल्कुल सही, वेन्स ब्रिज। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहां पर क्या हो गया, सही जवाब हो गया। चलो एक और देखते हैं भाई। हाँ, ये अच्छा हल्का क्वेश्चन है, बताएं जरा, बताओ बताओ जल्दी से।
एमीटर और वोल्ट मीटर को लोड के अक्रॉस किस किस क्रम में कनेक्ट किया जाता है? एमीटर और वोल्ट मीटर को तुम्हें यह बताना है कि लोड के अक्रॉस किस किस क्रम में कनेक्ट किया जाता है। एमीटर बिल्कुल सही करंट मापता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज मापता है। बताया हुआ है भाई, मैंने ही जब मेजरमेंट कराया था तब डिस्कस भी किया था कि क्यों होता है ऐसा। एमीटर को सीरीज में और वोल्ट मीटर को पैरेलल में, पैरेलल सीरीज, सीरीज सीरीज, पैरेलल पैरेलल, दोनों तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गए भाई, कंफ्यूजन होनी थी यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। एमीटर भाई आपका हमेशा क्या सीरीज में जुड़ता है, वोल्ट मीटर आपका पैरेलल में जुड़ता है। रीजन यहाँ पे याद रखने का तरीका भी बताया था, इस तरीके से नोट कर सकते थे कि भाई वोल्टेज जो है वो पैरेलल में सेम रहती है, समांतर में सेम रहती है, तो पैरेलल कनेक्टेड होगी। करंट जो है आपका सीरीज में सेम रहता है, तो भाई सीरीज में एमीटर कनेक्ट होगा। इस तरीके से याद रख सकते थे। तो इस क्वेश्चन का हो गया ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। देखिए एक और क्वेश्चन, चलिए ये तो हमने कर ही लिया कि इंसुलेशन मेजर के लिए इंसुलेशन मेजर के लिए किस वैल्यू की किसका यूज किया जाता है? अभी हमने इसी से शुरुआत की थी, मैगर। तो भाई आज के लिए अभी मैगर, हाँ बिल्कुल सही, मैगर। आपको बता दूं मैगर के अंदर, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं बच्चे कि एक आपका सेपरेटली एक्साइटेड, यहां पर देखो एक चीज बता दूं, आज की डेट में जो मैगर की बड़ी बड़ी रेंज होती चली जा रही है ना, तो उसके लिए हमारा को हो सकता है डीसी जनरेटर जो है वो हमारा एक्साइटेड इलेक्ट्रिकल वाला यूज किया जाए। अदरवाइज इसमें हैंड ड्रीवन, हाथ से चलित डीसी जनित्र का उपयोग किया जाता है। इसकी स्पीड भी पता होनी चाहिए। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, 140 से 160, बिल्कुल सही। चलिए तो अब आज के लिए इतना ही रखूंगी। आपसे मिलूंगी अगली क्लास में। आपको क्लास कैसी लगी है मुझे ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मिलती हूँ कल आपसे इसी समय 6 बजे। तब तक के लिए थोड़ी सी रिवीजन कर लीजिए और धन्यवाद।